नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नई सुबह में नए प्रश्नों के साथ में आज भी अधिगम से संबंधित प्रश्नों को लेकर के हम बात कर रहे हैं। आज के जो प्रश्न हैं उनमें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ममता ने अपने छोटे भाई को एक दिन ऐसी जगह पर बैठाया कि वहाँ बैठते ही तेज आवाज़ हुई और फिर वह बच्चा रोने लगा। अब जब भी उस जगह पर उसको ले जाया जाता है तो वह तेज़ी से रोने लगता है। ये जो वाक़या है, बालक वहाँ जाकर के तेज़ी से रोता है उस स्थान विशेष पर, ये किस प्रकार की अनुक्रिया है? अनुबंधित अनुक्रिया है, व्यवस्थित अनुक्रिया है, विलंबित अनुक्रिया है या प्रतिबंधित अनुक्रिया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा अनुबंधित अनुक्रिया। हमेशा ध्यान रखो, एक बार किसी स्थान विशेष के लिए, किसी घटना विशेष से यदि कोई बालक या व्यक्ति इस प्रकार से अनुबंधित हो जाता है कि वह उस स्थान को या उस घटना को याद आते ही पहचान करके वही व्यवहार करता है जो व्यवहार उसके साथ में पहले घटित हुआ है, तो इस प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य जो अनुक्रिया के रूप में हो, अनुबंधित अनुक्रिया होता है। इसके बाद में दूसरा हमारा प्रश्न है, हिमांशु ने अपने नौकर को जब किसी काम के लिए भेजा तो वह वहां जाकर समय पर वापस नहीं आया। उसके आते ही हिमांशु ने उसे कहा, कल जल्दी आना। यह है, यानी ये जो घटनाक्रम है ये क्या है अपने आप में? पहला इसमें है एक प्रकार का प्रोत्साहन, दूसरा है एक प्रकार का पुनर्बलन, तीसरा है नकारात्मक पुनर्बलन, चौथा है सकारात्मक पुनर्बलन। तो दोस्तों ये क्या है? जैसे एक बालक किसी कार्य व्यवहार को करता है और उस कार्य व्यवहार को करने में किसी प्रकार की कोताही बरतता है, मान लीजिए होमवर्क आदि नहीं करता है, किसी सवाल का जवाब नहीं देता है, तो अक्सर शिक्षक उसको जब इस तरह का विशेष रूप से पुनर्बलन देने का प्रयास करते हैं जिसमें दंडित आदि उसको करते हैं, तो वो नकारात्मक प्रकार का पुनर्बलन होता है। लेकिन यहाँ पर जो व्यवहार किया गया ये सकारात्मक पुनर्बलन का है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखो, इसका राइट आंसर होगा सकारात्मक पुनर्बलन। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिक्षक के रूप में कार्य करते समय सदैव व्यक्ति को, अपने बालकों को इसी प्रकार का पुनर्बलन देना चाहिए। बाकी ऊपर के जो भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं उनमें एक प्रकार से पुनर्बलन, एक प्रकार से प्रोत्साहन, ये चीज़ें भी इसका उत्तर हो सकती है अगर चौथे नंबर का उत्तर इसमें नहीं होता, स्पष्ट रूप से सकारात्मक लिखा हुआ नहीं होता, तो वो भी इसके लिए सही है। तो कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है राइट आंसर में और दूसरे आंसर में। चलिए दोस्तों, इसके बाद में आज का हमारा अगला और तीसरा प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम जो है वो किसका परिणाम है? प्रबलन का, समग्रता प्रत्यक्षण का, उद्दीपन अनुक्रिया का, उद्दीपन सामान्यीकरण का। तो यहाँ पर देखो, ये समग्रता प्रत्यक्षण का परिणाम है। समग्रता प्रत्यक्षण यानी ये गेस्टाल्टवाद पर आधारित है और गेस्टाल्टवाद के अनुसार जब भी कोई कार्य, व्यवहार या समस्या समग्र रूप से प्राणी के सामने होती है तो वह उस समस्या के ऊपर अचानक प्राप्त होने वाले सूझ या चिंतन के माध्यम से समाधान को प्राप्त कर लेता है और वो समाधान को प्राप्त कर लेना उस प्राणी के लिए
नवीन प्रकार के व्यवहार को जन्म देने जैसा होता है और वो उसका अधिगम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला और चौथा प्रश्न हमारा, अधिगम होता है विद्यालय में, सामाजिक वातावरण में, विद्यालय एवं सामाजिक वातावरण में, केवल कक्षा कक्ष में। तो देखो, अधिगम जो होता है वो विद्यालय के अंदर भी होता है और विद्यालय के बाहर भी होता है। ऐसी स्थिति में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्यालय एवं सामाजिक वातावरण में। और इस तरह का प्रश्न एक से अधिक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, जिसमें विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर इस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे। तो यहाँ बात वही है, विद्यालय के बाहर या सामाजिक वातावरण एक ही है। तो हमेशा ध्यान रखो, अधिगम विद्यालय में भी होता है और उसके बाहर के वातावरण में भी होता है। पांचवा प्रश्न हमारा आज का, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग जो होता है वो अधिगम को कैसा बनाता है? प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन, प्रयोगवादी। तो मित्रों, पुरस्कार और दंड बार बार देने से, चाहे आप पुरस्कार दो तो भी, चाहे आप दंड दो तो भी, कोई भी कार्य प्रभावहीन हो जाता है। एक व्यक्ति को अगर बार बार किसी कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है तो उसके लिए कॉमन हो जाता है कि ये तो मुझे वैसे ही रोज़ाना ही मिलता रहेगा। और यदि दंडित करते हैं तो फिर व्यक्ति सोच लेता है दंड तो मुझे मिलना ही है, तो फिर मुझे इस कार्य को करने से क्या फ़ायदा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आदमी दोनों स्थितियों में प्रभावहीनता को दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रभावहीन। अगला और छठा प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है बचपन तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, आजीवन। तो देखो, किसी भी व्यक्ति का अधिगम जो होता है वो सार्वभौमिक और सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। इसलिए यहाँ पर सार्वभौमिक और सतत प्रक्रिया के रूप को देखने के आधार पर राइट आंसर होगा आजीवन। यानी आजीवन एक व्यक्ति को अधिगम होता रहता है, चाहे उसके जीवन की कोई सी भी अवस्था हो। मृत्यु पर्यंत व्यक्ति अधिगम की प्राप्ति करता है। अगला और सातवां प्रश्न है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है? शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, शिक्षण विधियों पर, उपर्युक्त सभी पर। तो यहाँ पर अपने को सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वह अंतःक्रिया ही अधिगम को निर्माण करती है, अधिगम को बनाती है। और इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसका संबंध शिक्षण विधियों से होता है। बिना अच्छी शिक्षण विधि के बालकों को सही अधिगम संभव नहीं है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऊपर लिखे सभी विचार जो है वो एक अच्छे अधिगम के लिए आवश्यक हैं, जिन पर एक अच्छा अधिगम निर्भर होता है। आठवां प्रश्न हमारा आज का, निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से संबंधित नहीं है? यानी जो इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं उनमें से कोई एक शब्द है जिसका संबंध थॉर्नडाइक के सिद्धांत से नहीं है। तो यहाँ पर पहला है तत्परता, दूसरा है अभ्यास, तीसरा गुणवत्ता और चौथा प्रभाव। तो यहाँ पर देखो, तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है, अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है, प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है, लेकिन गुणवत्ता जैसा कोई विचार थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ने को नहीं मिलता। इसलिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, गुणवत्ता। यानी गुणवत्ता शब्द का थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत से संबंध नहीं है। अगला और 9वां प्रश्न है आज का हमारा, स्व प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है। स्व प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है। रुचि विकसित होती है, बुद्धि विकसित होती है, स्व प्रत्यय विकसित होते हैं, स्व अनुशासन विकसित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, रुचि जो होती है उसका, बुद्धि का और स्व अनुशासन का, स्व प्रत्यक्षीकरण
एवं प्रत्यक्षीकरण से होने वाले विकास से बड़ा संबंध नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है स्वप्रत्यय से। जब भी व्यक्ति किसी को देखता है या फिर किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखता है तो वह स्वयं उसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हुए, स्वप्रत्यक्षीकरण, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हुए अपने आप में स्वप्रत्यय को जन्म देता है, अपने विचारों को जन्म देता है। स्वप्रत्यय से मतलब अपने स्वयं के विचार। तो अपने स्वयं के विचार जो पैदा होते हैं वे स्वप्रत्यक्षीकरण और प्रत्यक्षीकरण के प्रभाव से पैदा होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ज्ञान क्या है? यानी ज्ञान अपने आप में क्या होता है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ज्ञान अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम है। ज्ञान एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव होता है। ज्ञान व्यक्ति के विचारों व दृष्टिकोण को संसार में प्रस्फुटित करता है। ज्ञान एक अनुभव है जो उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ज्ञान जो है वो अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम है। इसका मतलब है कि कोई भी एक व्यक्ति दैनिक जीवन में जो व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करके उसको अपने व्यवहार में आगे बढ़ाता है वो ही उसका ज्ञान कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ज्ञान अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। और दोस्तों जैसा कि आपको पहले बताया गया था उसके अनुसार अब नियमित रूप से आप लोगों को कल से भाषा शिक्षण यानी हिंदी शिक्षण विधियों के प्रश्न भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार से 10 प्रश्न आपको मनोविज्ञान के प्राप्त हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको भाषा शिक्षण विधियों के प्रश्न भी आप मिलने लगेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।